हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग गैस के पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मोशन के बारे में, उसके रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, किस तरह से मूव करते हैं, उनके पास क्या एनर्जी होती है, किस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, है ना। इसके लिए हम एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्यों गैसेस के बारे में ही डिस्कस करने जाने, क्यों गैसेस के ही काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, है ना। गैसेस यानी कि गैस पार्टिकल्स की ही हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी या फिर उसके मोशन की ही बात करेंगे। काइनेटिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी बॉडी मोशन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो बॉडी काइनेटिक है। तो हम गैसेस के काइनेटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यों गैसेस के, क्यों नहीं सॉलिड और क्यों नहीं लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि हम उसी का सबसे अच्छा एनालिसिस करते हैं जिसका क्या हो, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो, जो सोर्सेज हो वो क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो, जिनके बारे में एनालिसिस करना आसान हो, है ना। तो हम यहाँ पे देखें कि क्या इसमें आसान होता है कि अगर हम बात करें सॉलिड की, फिर लिक्विड एंड देन गैसेस की। तो सॉलिड्स में खास बात क्या होती है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, डेफिनिट शेप एंड साइज में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम ये कहें कि अगर ये मूव करते हैं, है ना, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, है ना। जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल खड़ा कर सकता है कि जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि अगर वो मूव कर रहे हैं, है ना, तो उनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा वीक है, स्ट्रॉन्ग है। और लिक्विड्स में क्या होगा, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इससे तो क्या होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी अधिक होगी, है ना। तो इसके बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके बारे में डिस्कस करना पड़े तो हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी इसके वेलोसिटीज़ के बारे में। फिर बात आती है गैसेस के, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होंगे, है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। वीक होने के कारण क्या होता है, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सबसे वीक है, तो इसका वेलोसिटी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। और इसमें खास बात ये भी है कि हम गैस के किसी एक पार्टिकल, किसी एक मॉलिक्यूल या किसी एक एटम के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक गैस पार्टिकल पूरे गैस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज हमारी थ्योरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। आपको याद होगा कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी रीडिंग्स होती हैं तो हम कम से कम 2-3 टाइम्स नोट करते हैं। 3 टाइम्स नोट करने का मतलब क्या होता है, 3 या फिर उससे भी अधिक हम 4-5 टाइम्स भी मेज़र करना पड़ता है, हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि हो सकता है फर्स्ट टाइम क्या हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक आए, सेकेंड टाइम क्या हो भी थोड़ा बहुत हो सकता है करेक्शन आए, या हो सकता है एरर ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन थर्ड टाइम क्या होगा, अब हम 2 बार कर चुके हैं तो एरर्स आने के चांसेस कम हो गए। थर्ड टाइम एरर और कम होगा, फिफ्थ टाइम हमारा परफेक्शन क्या होगा, और ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तब हम एनालिसिस कर पाएंगे कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है ना। तो इसके लिए जब हम केवल एक गैस मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि इस गैस मॉलिक्यूल का क्या है बिहेवियर, ये है, तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर ये होगा, तो ये गलत होगा कहना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
एक ही पार्टिकल का नहीं, एक ही मॉलिक्यूल का नहीं, बहुत सारे है ना पार्टिकल्स का हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉपर्टी लेंगे। जब भी हम बात करें इसके किसी भी वेलोसिटी के, किसी भी इसके डिस्टेंस कवर करने की, या फिर इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो वो क्या होगा, केवल एक गैस मॉलिक्यूल का नहीं होगा, वो क्या होगा, बहुत ही सारे है ना सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग उस टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो इंडिविजुअल अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी थ्योरी गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, है ना। और गैसेस के लिए ही हम क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें और आगे डिस्कस करें, है ना, तो हमें यह पता चलता है कि जब स्टार्टिंग में, है ना, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे नहीं थे साइंस में, तब क्या हुआ, जो जॉन डाल्टन थे, है ना, अबाउट 18th सेंचुरी पास होने के जस्ट बाद, 19th सेंचुरी स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने ये बताया कि गैसेस के पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, सॉलिड्स के पास भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और लिक्विड्स के पास भी एटम्स होते हैं। यानी कि जो एटम है वो सबके पास होता है, और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में। जब उन्होंने ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा छोटा पार्टिकल है वो कौन है, एटम है, तो हमको लगा कि हम लोग साइंस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं कि अरे हमको एटम मिल गया, एटम मिल गया, है ना। लेकिन एटम को लेकर के जब तक हम अपना प्राउड लेकर घूम रहे थे एटम का, तब तक उसके कुछ समय बाद, है ना, यानी कि आफ्टर 70 ईयर्स लेटर हमें क्या मिला कि ये किसी और साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये एटम्स जो होते हैं वो, है ना, जिसको क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जब ये हमारे पास आया 70 ईयर्स के बाद, है ना, क्यों आगे हम लोग इस पे आगे बढ़े, क्योंकि जब हमें ये पता चल गया कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स हैं, तो एटम्स के बारे में सब लोग क्या करेंगे, अब काम करना शुरू कर देंगे। तब उसके बाद से क्या हुआ, सब लोगों ने मिलकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पता किया, और ये बताया कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैस के जो एटम्स होंगे या फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अब जब मोशन करने लगे तो अब उसके बारे में एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो कुछ टर्म्स आए इसमें, उन टर्म्स का नाम क्या है, मान लेते हैं एक कोई बंद कमरा है, आप अपने घर का कोई भी एक कमरा कंसीडर कर सकते हैं, और उस कमरे में गैसेस प्रेजेंट हैं, उस कमरे में गैसेस प्रेजेंट होंगे और रैंडमली क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मान लेते हैं किसी एक गैस पार्टिकल को अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें, है ना, तो अगर हम इस गैस पार्टिकल को या मॉलिक्यूल को हम मूव करते हुए देखें, तो ये किसी दूसरे गैस मॉलिक्यूल से क्या होगा, जाके टकराएगा, टकराने के बाद फिर क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, या फिर अपना मोमेंटम इसको दे देगा, ये क्या करेगा, फिर मूव करने लगेगा किसी भी डायरेक्शन में, फिर वहाँ पर आगे जाके के किसी और गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर किसी और से, है ना। ऐसे ही रैंडमली क्या होगा, इनका मोशन होता रहेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, जैसे जैसे टकराते जाएंगे अपना क्या करेंगे, मोमेंटम दूसरे को देते चले जाएंगे, है ना। तो हम किसी एक गैस मॉलिक्यूल की बात न करके हम ये कहें कि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो क्या करेंगे, इसी तरह से टकरा रहे होंगे, इधर से इधर गया, फिर ये इधर से इधर आया, फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ गया, फिर इसको मोमेंटम मिला तो ये यहाँ पर आया, जैसे से टकराया उसको अपना मोमेंटम दे दिया, फिर ये यहाँ आया, फिर इसको अपना मोमेंटम दिया तो ये टकरा करके इधर चला गया, है ना। तो इनका जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस के बाद ये टकरा जा रहे हैं, है ना, टकराने का जो इनका डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया एक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते हर बार क्या है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। तो हम कैसे पता करें कि ये कितना एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे, तो एग्जैक्ट हम नहीं पता कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस पाथ कवर्ड को कहते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ कहते हैं।
ठीक है। और मेन फ्री पाथ क्या होता है कि मेन फ्री पाथ, या फिर हम केवल फ्री पाथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। तो यहां पर क्या होगा, केवल फ्री पाथ की बात होगी, मेन फ्री पाथ की बात नहीं होगी, है ना। फ्री पाथ का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव का मतलब लगातार, कितने, दो लगातार क्या, कोलिजन्स, दो बार लगातार टकराने के बीच का जो डिस्टेंस होगा। अगर ये कहीं और से टकरा करके आया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक टकराने से दूसरे टकराने तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फ्री पाथ कहलाएगा। या फिर यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ टकरा रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फ्री पाथ कहलाएगा, है ना। तो एवरेज डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पे कर दिया तब क्या हो जाएगा, मेन फ्री पाथ वो कहलाएगा, ठीक है। तो हम वो काम कर लेते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि मेन फ्री पाथ किसे कहते हैं। Average distance covered between two successive collisions is called or is known as mean free path, है ना। अब इसके बाद से बात ये आती है, ये तो रहा इसके बारे में इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ इसका क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है इसका, है ना, मॉलिक्यूलर है ना। अब ये तो मेन फ्री पाथ की बात होगी। अब तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर टकरा रहे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच तो उसमें टाइम भी तो लग रहा होगा। क्या हर बार टकराने के लिए सेम टाइम ले रही है ना। तो हम देखें, अब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने के लिए कुछ टाइम तो ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, t1, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t2, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t3, है ना। ऐसे करते करते क्या हुआ, हर बार अलग अलग टाइम ट्रेवल करना पड़ रहा है कोलिजन के लिए, है ना। तो जो एवरेज टाइम टेकन होगा, है ना, या फिर कह देंगे कि द टाइम टेकन, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, कि एक बार टकराने के बाद दूसरी बार जब टकराता है ना तो उसके बीच में कितना टाइम लगा, तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे डिफाइन कर लें, है ना, द टाइम टेकन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल between two successive collisions is called relaxation time। अब बात आती है कि अगर इसको हम कहें कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम मेन फ्री पाथ को हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और मेन फ्री पाथ के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा मेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिस्टेंस मान लेते हैं हमने कितना लिया, लैम्डा 1, सेकेंड लैम्डा 2, थर्ड 1 लैम्डा 3। ऐसे करते करते मान लेते हैं कि n टाइम्स उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन,
lambda n for nth particle divided by n, that will gives the mean free path. According to this, same we will get here रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे, है ना. और हम बात करें मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब हम क्या करें, बात करें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम टेकन क्या हो जाएगा, average time taken of gas molecules between two successive collisions is known as average relaxation time. average relaxation time को हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. और यहाँ पे जो टाइम लगाना, अब इस टाइम को हम क्या करेंगे, टाउ से डिनोट करेंगे. टी को ऐसे लिख करके थोड़ा सा तिरछा कर देना, टाउ हो गया, है ना. तो यहाँ पे कितना हुआ, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, है ना. तो यहाँ पर हम जब इसका एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम इंटरवल, सेकेंड टाइम इंटरवल, थर्ड एंड सो ऑन टिल द nth पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये हो गया मीन फ्री पाथ हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया किसी भी गैस मॉलिक्यूल का, वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी गैस को किसी कंटेनर में रखकर अगर उसको हम प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम के साथ उसका क्या बिहेवियर होगा, है ना. लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. अगर हमने ये बात कही तो ये बात पहले हो चुकी है, जो किसने कहा था, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में अभी जब तक ये बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है यहाँ पर, तब तक हम ये मान लेते हैं कि जो भी हम डिस्कस करेंगे उस टाइम में वो क्या होगा, एट कांस्टेंट, गेस व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है अगर हम कोई एक गैस ले लें और उसका हम क्या करें, प्रेशर इंक्रीज करें, है ना. तो फिर क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT हमने पढ़ा हुआ है ना. n की जगह पे हम म्यू भी लिख सकते हैं, तो जब म्यू लिखेंगे या फिर स्मॉल m लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा. और ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. यानी कि ये दो टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और हमने थर्ड टर्म भी क्या कर लिया, कांस्टेंट. यानी कि PV इक्वल्स टू किसके हो गया, कांस्टेंट के. अगर हम बात करें किसी दो अलग अलग गैसेस की, तो P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा. यानी कि हमेशा क्या रहेगा, ये रेशियो जो रहेगा, ये जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेगी. लीनियर क्या होंगे, रिलेशन होंगे इन दोनों के बीच में. ठीक ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम बात करें किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम किसी गैस का प्रेशर क्या कर लें, इंक्रीज करें, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा. जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना. कैसे, अगर मान लीजिए आप किसी सिलेंडर में फ्लूइड भर के रखे हुए हैं, अगर उसमें फ्लूइड क्या है, पूरा क्लोजली पैक्ड है, अगर आप इसको पिस्टन हाई प्रेशर से अगर इसको मूव कराते हो तो क्या होगा, ये इसका थोड़ा बहुत पोर्शन नीचे आ सकता है. इससे क्या होगा कि इसकी वॉल्यूम जो है क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई. इसकी वॉल्यूम क्या होती है, कम हो गई. एक और एग्जांपल देते हैं जो आप लोग देखते भी है, जैसे कंपैक्ट नेचुरल गैस देखा है, CNG.
हमारे घर में जो खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी वगैरह जो यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो कैसे होता है वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, क्योंकि अब हम हाई प्रेशर पे भरते हैं उसको, हाई प्रेशर पे जब उसको फिल करते हैं तो उस टाइम वो क्या होता है, कंप्रेस होकर के उसकी डेंसिटी किसके इक्वल हो गई, लगभग फ्लूइड्स के इक्वल हो गई, यानी कि लिक्विड के इक्वल हो गई। तो वो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम हो गया वो कम हो गया। अगर उसको नेचुरल स्टेट में छोड़ दें, अगर हम उसका क्या करें, वॉल्व हटा दें, तो वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। वो एक केवल सिलेंडर भर में नहीं रहेगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा, उसके बाहर भी चला जाएगा। इट मीन्स जो हमने सिलेंडर में भर के रखा वो क्या है, हाई प्रेशर पे भर के रखा है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अगर उस प्रेशर को हम रिलीज करें तो क्या होगा कि वो उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। इट मीन्स क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम, प्रेशर इतना ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस टाइम पर कम हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर ये लाइन किसका है, इंक्रीज होने का, ये लाइन किसका है, ये भी इंक्रीज होने का। ये इधर से यहाँ पर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ से प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, है ना। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं बॉयल्स लॉ के पास। बॉयल्स लॉ ने ये बताया कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, है ना, तो मान लेते हैं कोई गैस है जो T1 टेम्परेचर पर है, और वो गैस कौन सी है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, आइडियल गैस के लिए जो हमें ग्राफ मिला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, वो ये मिला। अब हम एक काम करते हैं, ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, ये है आइडियल गैस के लिए। फिर अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की, अगर हम एक्सपेरिमेंट करने गए तो हमको तो रियल गैस मिलेगा नहीं, या फिर रियल गैस तो एक क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करें, एक रियल गैस ले लें, और रियल गैस के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस इसमें मिलेगी देखने के लिए। थोड़ी बहुत डिफरेंस जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है, एक्सपेरिमेंट की और आइडियल गैस एक्सपेरिमेंट की गैप है वो। ये किसके लिए है, ये है रियल गैस के लिए। और हमने एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि जैसे जैसे हम प्रेशर कम करते जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, या फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। तो ये किस टेम्परेचर पे था, मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर था ये हमें मिला। अब हम बात करें कि अगर हम अब क्या करेंगे कि हम T1 से कम टेम्परेचर T2 लेकर के चेक करें, है ना। तो आइडियल गैस का टेम्परेचर अब क्या है, T1 से कम है। तो उस टाइम पे जो ग्राफ बनेगा हमारा वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, जो कि हमने पेन और कॉपी की हेल्प से, है ना, वेरीफाई कर लिया, या फिर कह लें कि जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुका बहुत ही पहले आइडियल गैस को मान करके, है ना, वो एक्सपेरिमेंटली इस तरह का ग्राफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास आइडियल गैस का तो बस ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या कर लें, अब रियल गैस लेकर के इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। जैसा कम हमने किया था T1 टेम्परेचर पर, आइडियल गैस का ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, ये हमने देख लिया। फिर हम जब इसको वेरीफाई करने गए, एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने क्या लिया, रियल गैस। और रियल गैस को जब हमने क्या किया, प्रेशर जब डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देख लिया कि ये क्या है, रियल गैस का है, और ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। किस टेम्परेचर पे, T1 पे। अब उससे कम टेम्परेचर मान लेते हैं, कौन सा है वो, T2 टेम्परेचर है। तब क्या होगा, आइडियल गैस का जो ग्राफ बनेगा, प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम क्या होगा, बहुत धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है,
अभी अचानक से एक ऐसे पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है, जब प्रेशर थोड़ा सा भी कम हो रहा है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। तो अब हम क्या करें, इस एक्सपेरिमेंट को इस टेम्परेचर पर रियल गैस के साथ अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हमको जो मिलेगा ग्राफ वो कुछ ऐसा होगा, है ना। इन दोनों में ग्राफ में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ, वो डिफरेंस क्या है कि इसके और इसके बीच का जो गैप है और इसके बीच का जो गैप है वो डिफरेंस है, डिफर कर रहा है। यानी कि जब कम टेम्परेचर रहेगा गैस का, जब गैस का टेम्परेचर कम रहेगा तो दोनों को वेरीफाई करने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। अगर हम टेम्परेचर कम कर लें, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दें, ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, तब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली जब देखा गया आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में, तो गैप क्या मिला, बहुत ही कम मिला। यानी कि लगभग ये होल्ड कर रहा है ना। इससे ज़्यादा वेरीफाई ये कर रहा है, ये टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ये बात कह देंगे क्या, है ना, कि इट होल्ड्स द Boyle's law एट कौन से टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, बहुत अच्छे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, बॉयल्स लॉ को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये बात रही, है ना। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं किसकी, चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ की बात जब हम डिस्कस करें, है ना, तब तक ये आप नोट कर लीजिए, है ना। तो जो चार्ल्स लॉ थे, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तो हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा टेम्परेचर। मैंने कहा था कि जब तक हम बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर की, है ना, यहाँ पर जो बात थी वो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, यहाँ पे भी जो बात थी वो किसी दूसरे फिक्स टेम्परेचर पर थी। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। अब चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स ने यह कहा था कि अब जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, हम करेंगे किस पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात जब हम करेंगे तो अभी जितनी भी बातें, जब तक यहाँ पे चार्ल्स लॉ लिखा हुआ है तब तक इस बोर्ड पे जितनी भी बातें होंगी वो सब किस पे होंगी, एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात होंगी। अब देखते हैं कि क्या हुआ कि जब चार्ल्स लॉ ने ये बात कही तो यानी कि PV इक्वल्स टू क्या हुआ, nRT, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन, n number of moles, number of molecules, R is the universal gas constant, so here P is the constant, then we will get volume by time is equals to nR upon V, it is also constant, then whole quantity will becomes constant, then V volume upon time is equals to constant, again we can write V1 upon T1 equals V2 by T2, है ना। अब इसकी बात करें कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएं, वॉल्यूम को हम यहाँ रखें, टेम्परेचर यहाँ रखते हैं, वॉल्यूम को यहाँ पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में देखा था। ये सभी के लिए होल्ड होगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को जब हीट एनर्जी मिलती है तो वो जो बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है। दैट्स वाई एवरी मॉलिक्यूल्स बिकम सेपरेटेड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। इट मीन्स वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो इसका बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये ओनली होल्ड्स फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट कर लिया बैठे बैठे कि ये क्या है, अगर आइडियल गैस होगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ से हम देखें तो V प्रोपोर्शनल क्या होगा, T हो गया, या फिर T प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V के हो गया, है ना।
T बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम बढ़ाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी वहाँ पे आएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। चलो, तो अगर हम इसको आइडियल गैस के अलावा हम किसका यूज़ कर लें, रियल गैस का, तो रियल गैस के साथ अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं चार्ल्स लॉ का, तो हमें क्या मिलेगा कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वॉल्यूम इसका क्या होगा, घटेगा, और जाते जाते क्या होगा, यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जब टेम्परेचर गैप ज़्यादा है, यानी टेम्परेचर गैप ज़्यादा, यानी कि क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है एट लो टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर, यहाँ पे जाएंगे तो और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, T1 T2 T3 T4, अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखें तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में जो ग्राफ है, थोड़ा सा डिस्टेंस ऑक्यूपाई किए हुए है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो गैप है, वो कम होता जा रहा है। इट मीन्स जब हाई टेम्परेचर होगा तो दोनों क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ को होल्ड करेंगे, यानी चार्ल्स लॉ को फॉलो करेंगे, है ना। तो हम फिर से लिख देंगे कि इट मीन्स ऑल द गैसेस, है ना, ऑल द गैसेस होल्ड्स द क्या, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ होल्ड्स द चार्ल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि सभी गैसेस चार्ल्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। थैंक यू क्लास।